चुका हूं मैं। अब मेरा मन नहीं लगता। कितना सब कुछ सोचा था मैंने, अब लगता नहीं कि वो मुझे मिल पाएगा। कितनी सारी कोशिशें की हैं मैंने, तुम्हें क्या पता, लेकिन अब मुझसे नहीं हो पाएगा। जिस लक्ष्य को प्राप्त करने की मैंने कभी इच्छा की थी, अब तो वो असंभव लगने लगा है मुझे। अब सब खत्म हो चुका है। यदि आप भी ऐसे ही विचारों से घिरे हुए हैं और इनसे जरा भी सहमत हैं, जरा सा भी, तो इस वीडियो को सुनते वक्त दो बातें 1000% पक्की है। 100 नहीं, 1000%, 1000%। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। पहली बात कि अगले कुछ ही मिनटों में आपको वह मिलने जा रहा है जो इस वक्त आप चाहते हैं। विश्वास कीजिए मेरा। और दूसरी बात, मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा, जिससे आपका पूरा दिमाग हिल जाएगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं खुद आपको कहता हूं कि आप मुझे दोबारा कभी मत सुनिएगा। चलिए पहली बात से शुरू करते हैं, जो कि एक कहानी है। इट्स अ स्टोरी। यह एक सामान्य से जिले में, एक सामान्य सी परिस्थितियों, सामान्य से वातावरण में रहने वाले एक साधारण बालक की कहानी है। मैं आपको कोई इंटरनेशनली नेम फेम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त व्यक्ति की कहानी नहीं सुनाऊंगा। आवश्यक वह भी है, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि हम ऐसी चीजों को सुने जिनसे हम खुद को जोड़ पाए। तो मैं आज आपको आपके जैसे ही एक बालक की कहानी सुनाऊंगा। और यह कहानी केवल कहानी नहीं है, यह एक सच्चाई है जिसे मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, और वो भी प्रारंभ से अंत तक। और उसकी वास्तविकता का, उसकी रियलिटी का मैंने एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है। चूंकि मैं व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं ले सकता किसी का, अतः आपको केवल परिस्थितियों को समझना है। किंतु यदि सौभाग्यवश, फॉर्चुनेटली, यह कहानी कभी उस बालक तक पहुंचेगी, तो अवश्य ही उसे यह एहसास हो जाएगा कि यह कहानी किसके द्वारा बयान की जा रही है। और यदि वह तब मुझसे कहेगा तो मैं जरूर आपको उस बालक की पूरी डिटेल बताऊंगा। चलिए तो हम अपनी रियल स्टोरी को शुरू करते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां 4 भाइयों का एक संयुक्त परिवार रहता था, जिनके कुल मिलाकर 4 पुत्र थे। उन सभी ने आम जनसाधारण की तरह, जैसे कि आप या मैं या हमारे आसपास आम जनसाधारण की तरह, सरकारी नौकरी करने का विचार किया और पास के एक शहर में एक कोचिंग संस्थान में दाखिला लेने की सोची। इनमें से तो एक ने अपनी प्राइवेट लगी हुई नौकरी भी छोड़ी, इंजीनियर था वह। और आपस में सब ने मिलकर निश्चित किया कि जो प्लान बनाया है उसे पूरा करते हैं और शहर चलते हैं। शहर आकर अभी कुछ ही दिन हुए थे कि पढ़ते पढ़ते उन चारों की वहां के अन्य बालकों से मित्रता हो गई और वह उनके मित्र बने। सभी एक साथ मिलकर अध्ययन करते थे। कुछ समय के बाद नई नई परीक्षाएं, नए नए सरकारी पद निकलने लगे, जिनमें से अधिकतर पदों में फिजिकल एक्सपर्टीज मांगी जाती थी, जिसे आप फिजिकल एग्जाम बोलते, शारीरिक योग्यता, जहां एक प्रतिभागी की शरीर की लंबाई, चौड़ाई और उसका फिजिकल एक्सपर्टी कि वह कितना दौड़ भाग सकता है, सब देखा जाता है। अब आप कहेंगे कि यह सब बताने की क्या जरूरत है, यह तो हम भी जानते हैं। तो मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं कि इसी बात का एक बड़ा अंतर आपको इस कहानी में मिलेगा। चलिए कहानी में आगे चलते हैं। उन चारों भाइयों और उनके सभी मित्रों में
लगभग सभी की लंबाई और शरीर काफी अच्छा था, अलावा एक भाई के, जो शरीर से दुबला, कद काठी में छोटा और बहुत ही शांत स्वभाव का था। तो बात यूं हुई कि जब जब ऐसी कोई भी नौकरी निकलती थी तो सभी उसका मजाक उड़ाते थे। बोलते थे कि तू तो बस ऐसे ही रह जाएगा, बस पढ़ते रहना, तैयारी करते रहना, फॉर्म तो भरने मिलेगा नहीं क्योंकि तेरी हाइट भी नहीं है और तू इस तरीके का शारीरिक प्रयास भी नहीं कर पाता जैसा हम करते हैं। ऐसा सुनकर वह बालक काफी मन महसूस कर रह जाता था। एक रात की बात है जब वह सभी भाई और उनके कुछ मित्र अपने ही कमरे में बैठे थे और आपस में कुछ बातें चल रही थी, क्योंकि उसी समय सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकली हुई थी। तभी बात ही बात में उनमें से एक बालक ने फिर से उस कदकाठी में छोटे वाले बालक का मजाक बनाते हुए कहा कि एसआई में भी तो हाइट मांगी जाती है, तेरी तो हाइट ही नहीं है, अब फिर तू रह जाएगा। और कहकर सभी हंसने लगे। यह उपहास आपसी था, जानबूझकर नहीं किया गया था, लेकिन जब किसी बात को लंबे समय तक किसी व्यक्ति के सामने दोहराया जाता है तो कभी ना कभी उस पर प्रत्युत्तर आता है। और इस कहानी में इस बार उस बालक ने प्रत्युत्तर दिया, रिस्पॉन्स किया, बिस्तर से उठकर खड़ा हुआ और उन सब की तरफ उंगली उठाते हुए आराम से बोला, आज भले तुम जो भी बनो, लेकिन देखना टाइम आएगा जब तुम मेरे लिए दरवाजा खोलोगे। और ऐसा बोलकर वह वहां से शांति से चला गया। और कुछ दिनों बाद उसने अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में आश्रय लिया और वहीं वह अपनी सेल्फ स्टडी करने लगा। अब आपका मन भी यह जानने के लिए आतुर हो रहा होगा, बेचैन हो रहा होगा कि आखिरकार उसका हुआ क्या। जी हां, तो मैं बताता हूं, सब्र रखिए। उसने सबसे पहले ऐसे सभी एग्जाम्स को दिमाग से अलग कर दिया जिसमें फिजिकल की मांग होती थी और बचे हुए सभी एग्जामों में से सर्वश्रेष्ठ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एग्जाम को उसने टारगेट किया। और वह एग्जाम था उस राज्य की राज्य सिविल सेवा का एग्जाम, प्रशासनिक अधिकारी बनने का एग्जाम। उसमें भी सफर उसका आसान नहीं था। जैसा कि आपको भी पता है कि यह प्रशासनिक सेवा 3 स्तरों में अपना परिणाम देती है। तो उसके प्रारंभ में पहले ही स्टेज में कई बार रुकावटें आईं, जिसे उसने धीरे धीरे करके पार किया। जब वह उस परीक्षा के दूसरे चरण में पहुंचा, जिसे मुख्य परीक्षा मेंस कहा जाता है, वहां भी उसे तकलीफों का सामना करना पड़ा। लेकिन जैसे तैसे दूसरे तीसरे प्रयास में उसे खुशखबरी मिली कि उसका मेंस क्लियर हो गया है और वह अब इंटरव्यू देगा। तो बस साहब ने अपने इंटरव्यू की तैयारी की और इंटरव्यू देने पहुंचे और वहां भी असफलता का मुंह देखा उन्होंने। मगर बंदे में जिद थी, अड़ा रहा। इस बीच ना कोई तीज त्योहार, ना कोई घूमना फिरना, ना कोई फंक्शन, ना कोई फैशन और ना ही परिवार के प्रति जरूरत से ज्यादा मोह। बस वो इस बीच अपनी गलतियों पर सुधार करता रहा और अंततः, जी हां, और अंततः आज वह एक प्रशासनिक अधिकारी है। और मैं यह बात दावे से कह सकता हूं कि कोई ना कोई उसके लिए दरवाजा जरूर खोलता होगा जिसकी ऊंचाई उससे ज्यादा होगी, क्योंकि वास्तविकता में उसकी हाइट कम थी। कितनी खुशी हो रही होगी ना आपको भी यह सुनकर, राइट? तो मैं यह कहूंगा कि इससे सीख लेने की ज्यादा जरूरत है, ना कि अभी खुश होने की। अब बात आती है कि क्या सीख लें हम, तो वो मैं आपको बताता हूं। कहानी से ज्यादा गौर से अब इस भाग को सुनिएगा। क्या पता कल ऐसी ही कहानी मैं आपकी किसी और व्यक्ति को सुना रहा हूं। चलिए हम पहली बात की तरफ आते हैं।
जब उसके सामने उसकी कद काठी के कारण अलग अलग परीक्षाओं में समस्या आ रही थी, तो वह भी यह सोचकर कि अरे मेरा भाग्य ही नहीं है, वापस अपने प्राइवेट जॉब में जा सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसकी कद काठी का रोजाना मजाक उड़ाया जाता था, जिसके बाद कोई भी सामान्य व्यक्ति दो प्रकार के रिस्पॉन्स कर सकता था। पहला कि चुपचाप बातों को सुनता रहता और जो परिस्थितियां चल रही थी उनको स्वीकार लेता, या दूसरा यह हो सकता था कि गुस्से में आकर चिढ़कर अनाप शनाप बोलता और अपने व्यवहारों को और अपने आसपास के माहौल को खराब कर लेता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने ये दोनों कार्य नहीं किए। उसने बीच का मार्ग निकाला। गुस्सा तो उसे आया, मगर उस गुस्से को उसने अपना जोश बनाया और स्वीकार किया कि मैं किस लायक हूं। उसी मार्ग में अपने उस जोश को पूरी तरह से लगा दिया और डट गया, अंत तक हार नहीं मानी। आप में और उस बालक में अंतर कहां आता है, मैं बताता हूं। दोनों ने निर्णय बनाया, उसने भी बनाया था और आपने भी कभी ना कभी अपना निर्णय जो आपको करना है वो आपने बनाया है, लेकिन वह अपने निर्णय पर डटा रहा। आपसे अंतर आ गया। गलतियां दोनों करते गए, उससे भी हुई थी और आपसे भी हो रही थी, मगर उसने अपनी गलतियों पर रुककर सुधार करने में समय लगाया। आपने यह काम नहीं किया। आप अपने सपने के लिए काम करते रहे और वह अपने सपने को पूरा करने के लिए काम करता रहा। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य, आपके पास एक और ऑप्शन है। लेकिन यदि मैं उसके तरफ की बात करूं, तो प्रशासनिक सेवा को उसने अपने जीवन का आखिरी रास्ता, लास्ट ऑप्शन बना लिया था। याद रखिए, सफलता सबसे पहले उसे ही मिलती है जिसके लिए वह उसकी मजबूरी बन जाती है। एक पानी के पाइप में जब आपने देखा होगा कि लास्ट के मुहाने पर हाथ लगाया जाता है तो पानी में एक फोर्स होता है, लेकिन अब उसी पाइप में अगर आप कुछ 10-5 छेद कर दीजिए तो जो पानी निकल रहा था क्या उस फोर्स से निकलेगा? नहीं, क्योंकि पहले तरीके में पानी के निकलने का एक ही रास्ता था, तो वहां उसके पास फोर्स था। जब उसके पास रास्ते कई हो गए तो वह फोर्स भी कम हो गया। समझदार के लिए इशारा काफी है। मैं यह नहीं कहता कि कोई पद छोटा या बड़ा होता है, नहीं, उसके भाई भी गलत नहीं थे, लेकिन हम बात यहां उसके भाइयों की नहीं, हम उस बालक की कर रहे हैं। पद छोटा बड़ा होने का कोई सवाल ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जीवन का लक्ष्य या सपना किसी का कुछ भी हो सकता है, लेकिन वह उसके लिए सबसे बड़ा होता है। आप चाहे जो सपना अपनी जिंदगी का निश्चित कीजिए, लेकिन याद रखिए, उस सपने को जीने के लिए आपको मरना पड़ेगा, और मरने के बाद ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जिसका अनुभव अनंत सुखद होता है। तो यह थी पहली बात, और मैंने आपको वादा किया था कि वह दूसरी बात मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो अब बारी है उस दूसरी बात की, और वह यह है कि यदि आप अभी तक मेरे इस वीडियो और मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो आप उनमें से तो हैं ही नहीं जो हार मानने के लिए तैयार हैं। आप तो उनमें से हैं जिन्हें बस थोड़ी सी मानसिक स्तर पर एक सहायता की आवश्यकता है। फिर वो वह कर दिखाएंगे जो किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। प्रारंभ में जो संदेह आपके मन में था, मैं मानता हूं कि वह था, लेकिन वह एक प्रश्न मात्र है, आपकी वास्तविकता नहीं। और अब आपको उन प्रश्नों का उत्तर फिर से देना होगा। मैं आपसे पूछूंगा और आप अपना उत्तर अपने आप को स्वयं दीजिएगा। पहला प्रश्न, कि क्या आप वाकई में थक चुके हैं? क्या आपका मन
अपने कार्य में नहीं लग रहा? क्या आपको सच में लगता है कि जो आपने सोचा था वो आपको अब नहीं मिल पाएगा? क्या यह सच है कि आपने अपनी सारी कोशिशें कर ली, अपना 100% दे दिया? या फिर क्या वाकई में आपको अपना जीवन का लक्ष्य असंभव लग रहा है? बोलिए, अपने आप से बोलिए, क्योंकि इस धरती पर किसी ने जन्म ही नहीं लिया जो आपको तब तक अपने मार्ग से डिगा सके, रोक सके, जब तक कि आप स्वयं रुकना नहीं चाहते। इस धरती, इस ब्रह्मांड में किसी ने जन्म नहीं लिया जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचे बिना रोक दे, यदि आप खुद नहीं रुकना चाहते हैं तो। सारे प्रश्नों का जवाब आपके पास है। बस गलतियों को परख कर, उन्हें पहचान कर सुधार की प्रक्रिया जारी रखिएगा। कोई भी लक्ष्य इस पृथ्वी में असंभव नहीं है। आप कहां तक जाएंगे, प्रभाव इस बात से नहीं पड़ेगा। गौर से सुनिए, आप कहां तक जाएंगे प्रभाव इस बात से नहीं पड़ेगा, बल्कि आप कब तक नहीं रुकेंगे, प्रभाव तो बस इसी बात से पड़ेगा। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। आप और मैं दोनों एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। मुझे तो आप पर पूरा विश्वास है। अब बस आपकी बारी है। इस वीडियो के मेरे अंतिम शब्द बस यही है कि जब भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य, प्रयास आपको दोबारा शुरू करने पड़ेंगे, तो आप यह मत सोचिएगा कि आप शून्य से शुरू करेंगे, शून्य से प्रारंभ करेंगे। नहीं, क्योंकि इस बार आपके साथ आपका अनुभव होगा जो आपको दूसरों से आगे ही रखेगा। लंबा रास्ता आप तय कर चुके हो, बस थोड़ा ही बाकी है। मेरा विश्वास कीजिए, मत रुकिए, अपनी गलतियों पर सुधार करिए, आगे बढ़ जाइए। ये पूरा समाज आपको आपकी शानदार कहानी के लिए हमेशा याद रखेगा, मेरी तरह, जैसे कि मैंने उस बालक को याद रखा है। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। मेरा साथ आपके लिए हमेशा बना हुआ है।